तो आज हम लोगों का सेकंड जो पार्ट है इस वीडियो का, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि पावर को शेयर करना डिजायरेबल क्यों है। डिजायरेबल का मतलब रहता है कि हम क्यों चाहते हैं ऐसी कि पावर को शेयर करना चाहिए। पावर को शेयर करने से क्या हो जाता है, ठीक है, उसको ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि पावर को शेयर करना चाहिए। तो देखिए, उसके दो रीज़न है पावर को शेयर करने के। पहला रीज़न है कि हम लोग के पास में जिसको बोलते हैं हम प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मीन्स होता है कि प्रैक्टिकल लेवल पर या यूटिलिटी बेस, मीन्स उसका उपयोग क्या है। मीन्स प्रूडेंशियल का मीनिंग होता है प्रैक्टिकल या यूटिलिटी बेस्ड। मीन्स क्या रियल लाइफ में हमारी पावर शेयर करने से कोई मदद मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। कैसे मिलेगी जी? वो मिलेगी कि आपकी सोसाइटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई झगड़े हैं वो नहीं होंगे। आप समझे? मीन्स प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर शेयर करने का? वो है कि आपकी सोसाइटी के अंदर झगड़े होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, जब झगड़े नहीं होंगे तो आपकी सोसाइटी में वॉयलेंस नहीं होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर आप पावर को शेयर नहीं करोगे, अगर आप अकेले पावर लेके बैठ जाओगे सारी, तो आपकी सोसाइटी के अंदर वॉयलेंस भी हो सकता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि दूसरा ग्रुप चाहेगा कि पावर हमें मिले, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े होंगे। अगर आपने सारी की सारी, या मान लीजिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल 100 लोग हैं आपके देश में, और जो मेजोरिटी है, जैसे 80% हिंदूज हैं इंडिया में, ये श्रीलंका के अंदर सिन्हाला हैं। अगर उन लोगों की सारी बात को माना जाएगा, या उन्हीं की इच्छा, मीन्स उन्हीं की विल को अगर आप प्रायोरिटी पे रखोगे, तो वो चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए एक तरह से फ्रूटफुल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके देश को तोड़ देगा, आपकी नेशनल यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसका एग्जाम्पल आप श्रीलंका के केस में देख चुके हो। अब देखिए, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी नॉट ओनली हार्म्स माइनॉरिटी। टायरनी क्या होता है? मीन्स कि अपनी मन मर्जी, मन किया वही करना। तो मन मर्जी अगर मेजोरिटी अपना चलाएगा, तो वो सिर्फ माइनॉरिटी को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो कभी कभी मेजोरिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, या मेजोरिटी को भी बैकफायर कर सकता है। क्योंकि जब आप अपने देश के ही लोगों को एक तरह से साइडलाइन करके काम करोगे, जो कि माइनॉरिटी के अंदर हैं, तो दूसरे देशों को भी तो पता चलेगा ना कि इस देश की नेशनल यूनिटी काफ़ी कमज़ोर है। तो उसकी वजह से, जैसे श्रीलंका के जो आज के टाइम पे हालात हैं, चाइना से लोन ले लिया और दूसरे देश भी उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर अभी इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से सिन्हालाज को भी इस चीज़ का नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या रहता है? प्रूडेंशियल का मतलब रहता है कि आप बड़ा ध्यान से केयरफुल कैलकुलेशन करके कि आप ये काम करोगे, इससे आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं जी प्रूडेंस या प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल रीजन जो है, कई बारी जरूरी नहीं है कि जो प्रूडेंशियल रीजन है वो आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा, नहीं, ठीक है, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो प्रूडेंशियल तो रियलिटी पे बेस होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, प्रूडेंशियल रीजन्स आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन। जरूरी नहीं है कि प्रूडेंशियल रीजन एथिकली या मॉरली या आपकी जो विल है उसके हिसाब से काम करे। ये तो रियलिटी पे बेस होगा, जो सिचुएशन की डिमांड है और उसके हिसाब से काम होना चाहिए वही होगा ये। अच्छा, पहला हमने देखा कि प्रूडेंशियल रीजन की वजह से पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। दूसरा कौन सा रीजन होता है जिसकी वजह से हमें पावर शेयर करने चाहिए? एक तो होता है कि भाई रियलिटी में देश को शांति से रहना है, जरूरत है। दूसरा, चलो कि ठीक है भाई, शांति तो भंग नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या पावर को शेयर नहीं करना चाहिए क्या?
बिल्कुल करना चाहिए। मोरल रीजन, एथिकल वैल्यू बेस्ड रीजन जो आज जहाँ पे रहते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे 100 लोग रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ 20 ही लोगों के पास में पावर होनी चाहिए, 100 के 100 लोगों के पास पावर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए 100 के 100 लोगों के पास पावर, या ऐसे हिसाब से पावर शेयर होनी चाहिए कि सभी लोग अपना जो किंग या फिर अपना जो रिप्रेजेंटेटिव ऊपर जहाँ पे किसी पोजीशन पे भेज रहे हैं, तो सभी लोगों का उसके अंदर हाथ होना चाहिए, सभी लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, इलेक्शन के अंदर सभी ने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, सभी के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी डेमोक्रेसी का ट्रू स्पिरिट होता है। पावर शेयरिंग इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, किस चीज़ को? ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को। दूसरा क्या रहता है कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि शेयरिंग पावर विद पीपल अफेक्टेड बाय डिसीजंस। मीन्स जब आप पावर को शेयर करोगे लोगों के साथ में तो उसकी वजह से डिसीजंस भी चेंज होंगे। तीसरा क्या है? पीपल मस्ट हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्नड। अब मान लीजिए कि आप जिस देश में रह रहे हो और आपसे पूछा ही नहीं जाए कि आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर आपका अपना देश कैसे हुआ? वो आपको भारत से इसीलिए प्यार है ज़्यादा क्योंकि जब तक आपसे इस चीज़ से मीन्स आपके पास वोटिंग राइट, आपके पास बहुत तरह के राइट है, ठीक है, वो आपको लगता नहीं है कि आपको कुछ अलग मिल रहा है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें अलग मिल रही है जो आप दूसरे देश में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहला क्या था? ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा था शेयरिंग पावर विद पीपल। तीसरा है राइट टू बी कंसल्टेड। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब है कि जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के अंदर, और जो सिस्टम बना रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हमारा डेमोक्रेसी है, उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं जी। अब 2 टर्म हमने पढ़ी, प्रूडेंशियल रीजन जिसके अंदर हमने पढ़ा पावर शेयरिंग फॉर बेटर आउटकम, पीस एंड स्टेबिलिटी रहता है। कोई तुमसे पूछे कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से पीस एंड स्टेबिलिटी रहता है, तो वह प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है जी। मोरल रीजन ये डिमांड करता है कि पावर शेयरिंग, तो वैसे तो पावर को शेयर करना ही करना चाहिए, लेकिन वैसे भी करना चाहिए क्योंकि ये एथिकली राइट है डेमोक्रेसी के अंदर, जरूरत है इस चीज़ की। सारी चीज़ें अकेला आदमी लेकिन नहीं बैठना चाहिए, तो वो सभी के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है तुम्हारे पेपर में, वट आर द 2 मेन रीजन, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। वट आर द 2 मेन रीजन फॉर पावर शेयरिंग इन ए डेमोक्रेसी एंड हाउ डू दे हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिटी एंड लेजिटिमेसी इन द कंट्री। तो आप लोगों को मैंने प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन बताया, दोनों ये पॉइंट लिखने हैं क्योंकि ये दो मेन रीजन पूछ रहा है पावर्स को शेयर करने के। और इसको आगे आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि श्रीलंका में ये हुआ, बेल्जियम में ये हुआ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ वही लिखना है, और भी जो आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हो उन कंट्रीज के भी आप एग्जांपल दे सकते हो। मोरल रीजन में भी आप बता सकते हो कि भाई मोरल रीजन में डेमोक्रेसी की एसेंस ये है कि सभी के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ये हमने कोई ऐसे नहीं किया कि ज़्यादा शांति रखनी है, हमारा मेन रीजन ही मोरल रीजन था, ठीक है। प्रूडेंशियल का मतलब है कि वो बाद में चलो उसके फायदे तो मिलेंगे हमें कि भाई हमारे देश में पीस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन हम हमेशा से ये मानते हैं कि एथिकली एंड मोरली पावर तो सभी के बीच में होनी चाहिए। तो मोरल रीजन मीन्स एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी वेयर पीपल मस्ट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस। अच्छा जी, अब देखो कि पावर को शेयर करना डिजायरेबल है, ये चीज़ हमने पढ़ लिया, पावर शेयर होनी चाहिए। अब हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिस हिसाब से हम पावर को शेयर करते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहले तो क्या रहता था कि अभी तो चलो हमारे देश में डेमोक्रेसी आ गया, लेकिन पहले क्या रहता था, पहले अर्लियर बिलीफ जो था कि सारी की सारी जो पावर थी वो एक ही इंसान या एक ही ग्रुप के पास में रहती थी। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि भाई हमें क्विक डिसीजन एंड इन्फोर्समेंट करना है, पहले डिसीजन लेना है उसके बाद में उसको इन्फोर्स करना है, मीन्स इफेक्ट में लेके आना है। लेकिन डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी के अंदर तो बहुत टाइम लगता है कोई भी डिसीजन लेने में, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग, हजारों लोग से पूछ के फिर डिसीजन लिया जाता है।
अच्छा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, डेमोक्रेसी के साथ साथ में ये बिलीफ भी बदला, डेमोक्रेसी आई, वो हमने दूसरी वीडियोज के अंदर देख रखा है। पॉलिटिकल जो सिस्टम रहता है ना, पॉलिटिकल सिस्टम, पहले पॉलिटिकल सिस्टम था चीफडम्स का, मीन्स पूरी कम्युनिटी का एक चीफ होता था, इसको ट्राइबलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये मोनार्की, डेमोक्रेसी तो बाद में आया, ठीक है, उसके बाद मोनार्की आया और काफ़ी सारे और चीज़ें आई, वो चीज़ें हम देख चुके हैं पहले। अच्छा, अब डेमोक्रेसी जब आई ना, चीफडम या ट्राइबलिज्म या मोनार्की के बाद में, तो डेमोक्रेसी के 4 ऐसे मेन पॉइंट हैं जहाँ पे जो 4 चीज़ें आप इसको याद रखना है। पहला क्या है जी? पहला है जो आपकी पॉलिटिकल पावर है, मीन्स जो भी पीएम या सीएम, एमएलए, एमपी, सरपंच, मेयर, कोई कुछ भी बनेगा, तो वो बनेगा जी सिंपल और से पीपल की मदद से। पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, पहली बात। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो रूल किया जाएगा, रूल इज थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। एक तरह से सेल्फ गवर्नमेंट होगी, क्योंकि आपने, लोगों ने वोट डाला और लोगों ने मान लो पीएम चुन लिया। जो पीएम है वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? लोगों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं ना, तो तुम्हारी खुद की ही तो सरकार हो गई एक तरह से। अच्छा, अब डेमोक्रेसी के अंदर जो अलग अलग डाइवर्स ग्रुप है ना, उनकी रिस्पेक्ट होगी और उनकी जो सोच है, उनके व्यूज हैं, उनको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। जो आर्टिकल 19 के अंदर या 20-21 सारे फंडामेंटल राइट उसी की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल पावर भी मिल चुकी है ना, अब ऐसी नहीं है कि सारी की सारी पावर पीएम के हाथ में ही भी है, पीएम के हाथ में भी सारी पावर नहीं है। पॉलिटिकल पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ भी है, समझ गए इस बात को। तो पॉलिटिकल पावर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा लोगों के बीच में पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी उतना ही अच्छा होगा जी। अब पहली क्या है? फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। देखो, अब पावर्स को शेयर कैसे किया जाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये, और एक आएगा वर्टिकल। तो वर्टिकल में लाइन ऐसे होगी, हॉरिजॉन्टल में लाइन ऐसे होगी। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में तीनों बराबर पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है जी। तो पावर इज शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, ये ऑर्गन है, ये अंग हैं सरकार के, ठीक है जी। अब यहाँ पे लगा लीजिए जी लेजिस्लेचर, यहाँ पे लगा लीजिए एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे लगा लीजिए जुडिशरी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लॉ जो बनाता है, पार्लियामेंट में बैठ के जो लॉ बनाता है, ठीक है। कोई भी लॉ बना दिया, सबसे इजी जिसको तुम रिलेट कर सकते हो वो, तुम मान लो कोई भी ऐसा लॉ बना लो कि भाई, ऐसा लॉ बना दिया कि जो भी व्हीकल है ना, अगर उसको 15 साल हो गए बने हुए, तो वो सड़क पे चलता हुआ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये लॉ बन गया। अब इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूट कौन करेगा? इसको एग्जीक्यूट करेगा जी जो ट्रैफिक पुलिस है वो करेगा, या पुलिस है वो करेगा, ठीक है। अब पुलिस क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव हो गया। अब पुलिस किसके अंडर में काम कर रही है? मान लो जहाँ पे वो इंस्पेक्टर या एसएचओ जो भी खड़ा हुआ है, वो किसके अंडर में काम कर रहा है? आईपीएस। आईपीएस किसके अंडर में काम कर रहा है? एक तरह से मिनिस्टर के अंडर में ही काम कर रहा है। तो मिनिस्टर क्या हो गया? मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हो गया। तो वो मिनिस्टर क्या लेजिस्लेचर नहीं था क्या? मिनिस्टर बनने से पहले, मिनिस्टर हमारे देश में वही बन सकता है जो पहले एमएलए या एमपी का चुनाव जीतेगा। एमएलए या एमपी होना चाहिए। तो एमएलए और एमपी जो है ना, वो लेजिस्लेचर होता है, और जो मिनिस्टर बन जाता है वो एग्जीक्यूटिव होता है। आप समझो इस बात को। तो एक जो मिनिस्टर होता है उसके पास 2 रोल होते हैं, लेजिस्लेचर का भी और एग्जीक्यूटिव का भी। तो लेजिस्लेचर समझ गए आप, एग्जीक्यूटिव समझ गए। उसके बाद में अब ये जो लॉ बनाया, ये जो लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने, जिसको एग्जीक्यूट करवाया पुलिस ने, क्या ये लॉ सही है या गलत है, इसको रिव्यू करेगा। इसके ऊपर जो फैसला सुनाएगा वो जुडिशरी है, जजेस हैं, समझे। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अब ये तीनों के तीनों सेम लेवल पे काम करते हैं जी।
दिस डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर्स नो ऑर्गन गेट्स अनलिमिटेड पावर। किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। अगर लेजिस्लेचर कुछ गलत करेगा तो जुडिशरी उसको देख लेगा। जुडिशरी को अपॉइंट करने वाला कौन है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव है। जुडिशरी को रिमूव करने वाला कौन है? लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव आप कैसे बन सकते हो? पहले आपको लेजिस्लेचर बनना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है जी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सभी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करके चल रहे हैं। अच्छा, अब जो मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर मैंने बताया कि वो मिनिस्टर कब बनेंगे? जब वो लेजिस्लेचर मीन्स जब वो एमएलए, एमपी या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल बन जाएंगे। अगर वो कुछ भी करेंगे मीन्स एग्जीक्यूटिव मीन्स मिनिस्टर अगर कुछ भी सही या गलत करेंगे तो वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, मीन्स वो पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा मिनिस्टर को या एग्जीक्यूटिव को। और जुडिशरी उनके, यहाँ पे ये सारी बातें लिख रखी हैं, और जुडिशरी उनके द्वारा बनाए गए, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ और एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए गए एक्शन, जो एग्जीक्यूटिव ने काम किया उनको जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। और इसी चीज को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर ही आपको लिखना है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो, दूसरा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, यहां पर जैसे हॉरिजॉन्टल में तो सभी सेम लेवल पे थे, वर्टिकल डिवीजन के अंदर पावर आपके पास अलग अलग लेवल पर होगी। इसके पास सबसे ज्यादा होगी, इसके पास कम होगी, फिर इसके पास कम होगी, पहली चीज। ठीक है, एक ये रहेगा नेशनल लेवल। ये क्या रहेगा जी? नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे रहता है यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा रहेगा स्टेट या प्रोविंशियल लेवल पे, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रहेगी यहाँ पर। और लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, सरपंच, मेयर, ये लोग रहेंगे। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी? यूनियन गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के पास। अब ये जो सिस्टम है ना, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इस चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। इस सिस्टम को कहाँ कहाँ पर फॉलो किया जाता है? जैसे बेल्जियम और इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है, लेकिन श्रीलंका, आज भी श्रीलंका के अंदर इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता। और वहाँ पे कैसा चलता है? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चलता है। वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये एक देश है, ये एक देश है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट है, और इस देश के अंदर मान लो कि 3 स्टेट है, 1 2 3, लेकिन यहाँ जो पार्लियामेंट है ना, ये बंदे यहाँ पे बैठे हैं 10 15 20 50, यही बंदे सारी पावर को कंट्रोल करते हैं। इस एरिया से रिलेटेड ये जो स्टेट है, ये स्टेट है, ये सभी स्टेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे यही लोग मिलके लेते हैं। इनको कोई भी पावर नहीं दे रखी। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो श्रीलंका में कौन सा सिस्टम है? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड के अपोजिट में कौन सा सिस्टम होता है? जस्ट उल्टा क्या होता है उसके? फेडरलिज्म होता है। तो आज बेल्जियम खुश क्यों है? क्योंकि उसने फेडरलिज्म को अपना रखा है। अच्छा, जो फेडरलिज्म है ना, मीन्स दिस डिवीजन अलाउज ईच लेवल टू गवर्न इंडिपेंडेंटली विद इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि उनको कुछ कुछ पावर दे रखी हैं। मीन्स हमारे गांव के सरपंच को भी कुछ ना कुछ पावर तो मिली हुई है, तो वो अपने लेवल पे काम करता है, अपने ज्यूरिसडिक्शन में काम करता है। ज्यूरिसडिक्शन होता है कि दायरा, फैसले लेने का दायरा, उसके पास डिसीजन लेने का एक दायरा दे रखा है कि भाई तेरे को ये काम तू कर सकता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली विद ज्यूरिसडिक्शन। तो हमने यहाँ पे पढ़ा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। यहाँ पर क्या रहता है कि अलग अलग ऑर्गन रहते हैं लेकिन सेम लेवल पे रहते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सेम लेवल। वर्टिकल में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे लेवल अलग होते हैं, यहाँ पे लेवल सेम होता है। चेक एंड बैलेंस, ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन चेक द पावर ऑफ द अदर्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई जी। अब तीसरा हमें पॉइंट देखना है कि एक तो हमने देखा वर्टिकल पावर, एक हमने देखा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब तीसरा है
पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर को, जैसे कि हर चीज़ तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से तो नहीं हो सकती है, तो पावर को हम लोग शेयर करते हैं जैसे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप के हिसाब से भी। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम रिप्रेजेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। इस बात को समझे कि हमारे देश के अंदर रिलीजन भी तो काफ़ी मेन चीज़ है ना, कितने सारे रिलीजन है, क्योंकि हम सेक्युलर कंट्री हैं तो हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन हैं। उन सभी रिलीजन को कुछ ना कुछ तो पावर देनी पड़ेगी ना, उनके पास भी तो अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए और सेम लैंग्वेज के साथ में है। तो एग्जांपल देखो, जैसे कि बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट बना रखी है, क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से हमारे देश के अंदर भी हम वो आगे बताऊंगा आप लोगों को। अब देखो, इन सम डेमोक्रेसीज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस आर मेड फॉर सोशली वीकर सेक्शन। ठीक है, हमारे देश के अंदर भी लीगल प्रोविजन है सोशली वीकर सेक्शन और वोमेन के लिए। जैसे कि हमने इनको रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी दे रखी है कि ये आपके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या पता देश में ऐसी भी जगह हो कि आपको चुनाव ना लड़ने दिया जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व करके दे दी कि आप यहीं से चुनाव लड़ोगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में असेंबलीज फॉर SC एंड ST, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज फॉर SC एंड ST। ठीक है, अब देखो पर्पज क्या था इस चीज का, पावर को शेयर करने का क्या पर्पज था? इट गिव रिप्रेजेंटेशन टू डाइवर्स कम्युनिटी। आप मतलब देश के अंदर हर चीज इक्वल तो हो नहीं सकती, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लोग थोड़े कमजोर थे उनको अलग से पावर दे दी। इस चीज की वजह से क्या होता है, जो कमजोर है ना वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे महसूस नहीं करता, एलियनेट महसूस नहीं करता। ठीक है, दूसरों से बिछड़ा हुआ और पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करता। इस चीज की वजह से क्या होता है कि हमारे देश के अंदर गवर्नेंस सही चलता है, और इस चीज से ये इंश्योर होता है कि हमारी गवर्नेंस के अंदर पावर को ढंग से फेयर शेयर कर रखा है। ठीक है जी, यहाँ तक ये था। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे पढ़ा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा डिफरेंट ऑर्गन्स को पावर मिल रखी है, जहाँ पर हमने देखा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर हमने देखा कि वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। फिर हमने डिफरेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की पावर को देखा, जैसे कि हमारे देश के अंदर भी रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अभी हम लोगों को 4th नंबर पे देखना है कि पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। जो ये आपके धरने प्रदर्शन और ये सब जो चीज़ें करते हैं, इनको कहाँ से आपको मतलब कौन पावर देता है इनको ये सब करने का? तो डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स के पास में ये पावर है कि वो अपनी मन मर्जी का कोई भी इंसान को पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा या संसद के अंदर भेज सकता है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी के अंदर एक आपके पास में फ्रीडम है। तो ये सब कब होगा? जब आप अपनी मन, अब मान लो कि मैं किसी को चाहता हूँ कि भाई मेरी मर्जी का तो ये बंदा जाए पार्लियामेंट में, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट ही नहीं दे रही है, तो वो इंडिपेंडेंट मीन्स निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है चुनाव के अंदर। ठीक है, और बहुत अपनी खुद की भी पार्टी बना सकता है। तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आपस में कंपटीशन करती हैं, और उस चीज़ का हमें ये बेनिफिट मिलता है। उसके फ़ायदे क्या है? एक तो ये फ़ायदा है कि पावर सिर्फ एक आदमी के हाथ में नहीं जाएगी, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप और बहुत सारी अलग अलग पार्टीज़ के हाथ में पावर जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी पावर को पूरी तरह से कंसंट्रेट या कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि लॉन्ग रन में, मतलब लंबे समय के लिए 20-30 साल की अगर हम सोच के चलते हैं, तो हमारे देश के अंदर अलग अलग पार्टीज को पावर मिलेगी, अलग अलग आइडियोलॉजी, विचारधारा। मीन्स कि मैं देश को कैसे चलाना है उसके लिए अलग तरीके से सोच रहा हूँ। इकोनॉमिक पॉलिसी लगा लो, या पॉलिटिकल सिस्टम लगा लो, या मिलिट्री कैसी होनी चाहिए, या सोसाइटी में किस टाइप के चेंजेस आने चाहिए, लेबर कैसे काम करेगी। तो ये सारे जो आइडियाज़ है ना, ये अगर अलग अलग टाइप के लोग होंगे तो अलग अलग टाइप के आइडियाज़ आएंगे, किसी का अकेले का नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब
अब यहाँ पर पावर टाइप ऑफ जो शेयरिंग है वो कैसे होती है। एक होता है डायरेक्ट शेयरिंग, जहाँ पे क्या रहता है कि जो मल्टीपल पार्टीज है ना, मल्टीपल पार्टीज वो एक प्री पोल अलायंस बना लेती है। मतलब कि जैसे प्री पोल अलायंस के अंदर क्या रहता है कि इलेक्शन नहीं, मीन्स इलेक्शन हुआ नहीं है अभी तक, और वो ये डिसाइड करती हैं। मान लो हमारे देश में 10 पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, 10 में से 5 पार्टी एक साथ में आ जाती है, तो वो अपना एक अलायंस बना लेती है पहले इलेक्शन होने से पहले। जैसे कि अभी बीजेपी के साथ में और भी बहुत सारी, जैसे वो चंद्रबाबू नायडू और ये सब लोग हैं, ठीक है, या फिर नीतीश कुमार, तो इन्होंने इलेक्शन होने से पहले ही, ठीक है, अलायंस बना लिया, प्री पोल अलायंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। ये बीजेपी का अलायंस है। कांग्रेस का क्या अलायंस है, कांग्रेस का अलायंस था यूपीए था पहले, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए था, लेकिन अभी उन्होंने बनाया INDIA, जिसको इंडी अलायंस भी बोलते हैं, ठीक है, या इंडिया भी बोलते हैं। अभी उन्होंने नया एक अलायंस बनाया था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट, मीन्स प्री पोल अलायंस। पोल होने मीन्स वोट पड़ने से पहले ही अलायंस बना लिया। इसको क्या बोलते हैं, कोएलिशन, और बाद में क्या होता है कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट में बदल जाता है जी, ठीक है। मतलब समझे बात को, कि जब रिजल्ट आया तो उसके बाद में इन्होंने आपस में कि चलो अभी हम साथ में सरकार बनाते हैं। इनडायरेक्ट क्या रहता है कि प्रेशर ग्रुप्स लाइक ट्रेडर, फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वर्कर्स इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजंस थ्रू कमेटीज, पॉलिसी डिस्कशन एंड मूवमेंट। तो ये लोग धरने, प्रदर्शन और ये सब करते हैं। ट्रेड यूनियन बहुत सारी बार तुम देखते हो कि ये सब लोग बैठ के और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, तो यहाँ ऐसे भी पावर को शेयर किया जाता है। तो हमने एक पढ़ा कम्युनिटी, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट देखा हमने कि यूनिक अरेंजमेंट था बेल्जियम के अंदर, जहाँ पर सभी सोशल ग्रुप्स गवर्न कर रहे थे अपने अपने मैटर को। समझ गए जी, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट समझ आया। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या रहता है कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्टोरल सीट्स जो है वो रिजर्व रहेगी फॉर अंडर रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटीज के लिए। मतलब हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी हैं जिनको उनके राइट्स नहीं मिले, तो जब उनको उनके राइट्स नहीं मिले तो वो कम्युनिटीज क्या करती हैं, वो अपने मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व करके दे दी, तो वो वहीं से चुनाव लड़ते हैं, ताकि वो इजिली, वो SC और ST बाकी जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी से के अंदर जितने भी लोग चुनाव लड़ेंगे वो सभी SC ही होंगे। चुनाव लड़ेंगे बोला है मैंने, ठीक है, वोट सभी डालेंगे वहां पे। अच्छा, तीसरा क्या है, कोएलिशन गवर्नमेंट, मींस गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय मल्टीपल पार्टीज शेयरिंग पावर। बात समझे, कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय मल्टीपल पार्टीज शेयरिंग पावर। अच्छा जी, 4th नंबर पे क्या है, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप मींस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट डिसीजंस। एग्जांपल फार्मर्स यूनियन, बिजनेस चैम्बर्स। तो यहां तक हम लोगों ने ये 4 टर्म देखी। उसके बाद में हमें 2 क्वेश्चन देखने हैं, जो कि आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, और या आप ये PPT भी ले सकते हो। देखो, हाउ हैज़ द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इवॉल्व्ड इन डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द 2 मेजर फॉर्म्स इट टेक्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। मतलब पहले हमें ये बताना है कि पावर, आज तो चलो डेमोक्रेसी पावर शेयर हो रखी है, लेकिन पहले कैसा था पावर शेयरिंग, और पहले था भी या नहीं था। बाद में जब पावर चेंज हुई तो पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, कौन कौन से देश के एग्जाम्पल तुम्हें देने, जुडिशरी क्या करती है, लेजिस्लेचर क्या करता है, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब देखो, दूसरा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स। एक्सप्लेन हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी। गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर।
यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि पावर इज शेयर्ड अमंग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, ये हम देख चुके। बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट है। अच्छा, हमारे देश के अंदर जैसे वीकर सेक्शन या वुमेन है तो उन लोग के लिए हमने लीगल प्रोविजन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना रखा है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके बाद में पॉलिटिकल पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग कॉम्पिटिंग पार्टीज थ्रू इलेक्शंस। पावर हम मतलब बहुत सारी पार्टीज को भी मिलता है, तभी तो वो इलेक्शन लड़ पाते हैं और कोलिशन गवर्नमेंट भी बनाते हैं। प्रेशर ग्रुप हमारे देश के अंदर जैसे फार्मर्स यूनियन हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया और ट्रेड वर्कर और बहुत सारे, जैसे कि अभी किसान मुक्ति मोर्चा और फार्मर प्रोटेस्ट जितने भी हुए थे, तो ये सब चीज़ें थी। तो देखो भाई, अभी हम इस चैप्टर के 8 क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और यही क्वेश्चन को तुम्हें बार बार में आंसर लिखने हैं इनके, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा निकल के आ जाएगा पेपर में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम सेकंड चैप्टर करेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे लिख देना, और कुछ भी ऐसा लगे कि मान लो फास्ट या स्लो पढ़ाया तो वो चीज़ें बता देना, ताकि उसके अंदर भी इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।